नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में तारीख पर तारीख हम सभी देख रहे थे और हमें इंतजार था कि आखिरकार वो तारीख आएगी कब, जब महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वो तारीख आखिरकार कब आएगी जब पूरे देश की जनता को ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र का सीएम ये बन रहा है। हालांकि ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बना ली, लेकिन उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री बनने में देरी हो रही थी या मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी देरी कर रही थी, तो इसकी क्या बड़ी वजह थी। 5 तारीख बहुत बड़ा थी क्योंकि इस दिन होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको मौजूद नजर आएंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम नितिन गडकरी, तमाम बड़े चेहरों के आने की संभावना है। हालांकि अपने दर्शकों को हम ये जरूर बता दें कि महाराष्ट्र में आखिरकार क्यों ये डर बना हुआ है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे जो खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई आपको इस चर्चा में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बताएंगे जो कि ये बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई, भले ही मोहर लग गई है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। तो सबसे पहले अब्बास भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार फैसला तो कर लिया सीएम चेहरे को लेकर कि सीएम हम बनाएंगे देवेंद्र फडणवीस को, अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन क्यों बीजेपी के मन में ये डर है या देवेंद्र फडणवीस के मन में ये डर है कि ये सरकार 5 साल भी नहीं चल पाएगी और शायद उन्हें बीच में इस्तीफा देना पड़े। ये सारा डर जो है एकनाथ शिंदे की वजह से बना हुआ है, क्योंकि शिंदे को उनके मन के मुताबिक वो जो सीएम पद चाहते थे वो नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं उनसे कुछ आंध्र खाने जो बात हुई, बैठकों का दौर चला, तो शिंदे ने पहले तो बैठकों का भी बहिष्कार कर दिया था, मायावती की बैठकों में शामिल होने से मना कर दिया था। वो अपने पैतृक गाँव चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको क्या लालच दे करके बुलाया गया है, कौन से मंत्रालय उन्हें सौंपे गए हैं। अभी मंत्रालयों का फैसला मेरे हिसाब से अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन से किसके कितने मंत्री बनने वाले हैं, कौन कौन से मंत्रालय उनको मिलने वाले हैं। हालांकि जो गृह विभाग, गृह मंत्रालय की मांग भी एकनाथ शिंदे कर रहे थे, गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं दिया गया है। बाकी मंत्रालयों को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि कौन से मंत्रालय किसके पास जाने वाले हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर एकनाथ शिंदे को उनके मन के मुताबिक मंत्रालय भी नहीं मिले, उनके मन के मुताबिक सीएम पद भी नहीं मिला, तो क्या वो टिके रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है देवेंद्र फडणवीस के मन में, बीजेपी के आला कमान के मन में, और ये संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता के मन में भी ये सवाल बना हुआ है। अब्बास भाई आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। एक छोटा सा जिक्र आप कर रहे हैं कि मन मुताबिक वो चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब तो बहुत बड़े हद तक अगर मैं कहूँ तो फैसला तो हो चुका है, क्योंकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम, और शिंदे की जो शिवसेना है उसमें से मेरे पास जो जानकारी मिली है कि 7 से 8 लोग जो हैं उन्हें मंत्रिमंडल जो है उसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं, जो मैं ये कहना चाह रहा था कि एकनाथ शिंदे जो अभी तक सीएम पद को लेकर अड़िग थे और ये देखा जा रहा था कि सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अभी मैंने हाल ही में कभी एक खबर उनकी देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे आप 6 महीने के लिए तो सीएम बना दो। तो मैं यहाँ से एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा, कि ये समझ में मुझे नहीं आ रहा कि 6 महीने के लिए आप सीएम बना दो, चल क्या रहा है एकनाथ शिंदे के मन में। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम तो बन गए हैं, क्या वो ताकत, वो रुतबा उनके पास रहेगा जो सीएम बनते हुए था, या कुछ और वो फिलहाल अभी सोचते नजर आ रहे हैं कि जो मिला है ठीक है, आगे कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। जी देखिए, एकनाथ शिंदे जो हैं पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छा मुकाम रखते हैं। शिवसेना जो संयुक्त शिवसेना हुआ करती थी उसमें भी उन्होंने शीर्ष पद पर काम किया है। ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं कामना यही थी कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि ऐसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना में एक गुट को अलग कर दिया, जिसके बाद में बीजेपी से उनको ऑफर मिला और उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि उस समय भी बीजेपी की सीटें जो थी शिंदे से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद शिंदे को सीएम पद सौंपा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। बिना शिंदे के वो सरकार नहीं बना सकते थे। ऐसे में उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अभी की जो तुलना है पहले से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस बार बीजेपी खाली अजीत पवार के साथ में भी मिलकर सरकार बना सकती है। शिंदे की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे पहले तो अपनी मांगों को लेकर 6 महीने वाला क्या खेल है कि वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री बनना तो फिर पूरे 5 साल के लिए बनिए। 6 महीने वाला क्या खेल खेल रहे हैं, या क्या वो कहीं ना कहीं महायुति के साथ एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो उसमें फूट डालने की कुछ कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं अब्बास भाई कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अजीत पवार का थोड़ा सा जिक्र इसलिए यहाँ पर करूँ क्योंकि अजीत पवार पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार का जो पार्टी सिंबल है उसको तक छीन लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके साथ उन्होंने जिस तरीके की गद्दारी की बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी विश्वास पात्र अजीत पवार को नहीं मान रही है। तो क्या वो भरोसा अब हम एकनाथ शिंदे पर कर सकते हैं, क्योंकि सीएम चेहरा भी उनके पास नहीं है, और पुख्ता तौर पर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो बड़े मंत्रालय की वो मांग कर रहे थे, जबकि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय रहेंगे, और उन मंत्रालयों में ये मंत्रालय प्रमुख हैं जिनमें मैं गृह मंत्रालय का जिक्र कर लूं, वित्त मंत्रालय का जिक्र कर लूं, राजस्व मंत्रालय का जिक्र कर लूं। इसके अलावा तो बहुत छोटे मंत्रालय आ जाते हैं फिर जी। ऐसे में ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके बेटे को कहीं सेंट्रल में मिनिस्टर बनाने की बात कही गई हो या राज्यसभा भेजने की बात कही गई हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे के लिए भी जो है डिप्टी सीएम की मांग की थी, और उन्होंने ये साफ किया था कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे का मान रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर एकनाथ शिंदे को इन्होंने मनाया कैसे। कहीं ना कहीं ये हो सकता है केंद्र का कुछ मंत्री पद जो मिलने वाला हो वो ऑफर वो दिया हो एकनाथ शिंदे को, या फिर कोई ऐसा मंत्रालय लेकर कुछ तो डील हुई होगी। हालांकि क्योंकि एकनाथ शिंदे भी जो है आसानी से मानने वाले नहीं है, और उन्होंने अपनी बेरुखी साफ जाहिर की, आला नेतृत्व से मीटिंग भी की, और उनके कर्तव्य गांव जाने का मतलब भी यही था कि वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जग जाहिर करना चाहते थे कि हाँ मैं जो हूँ इससे कम मैं मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ जी बस भाई, लेकिन 6 महीने वाली जो बात आपने कही, वो 6 महीने वाली बात तो अभी समझ से परे है कि आखिर 6 महीने की बात उन्होंने क्यों कही। कहीं ऐसा तो नहीं था एकनाथ शिंदे 6 महीने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बीजेपी की कुछ नेताओं को तोड़कर फिर घर वापसी करना चाहते हो? या अब्बास भाई नाराजगी का जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि हमने सबने देखा कि वो अपने जो गांव सतारा वहां जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो जो जुपिटर हॉस्पिटल है वहां पर वो एडमिट होते हैं। लेकिन नाराजगी की इतनी कुछ अगर हम कहें या वो चीजें उनको नहीं मिल पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए, देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बार एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जी पहले उनके पास ऑप्शन था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है जी। कहीं ना कहीं घर वापसी में हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हो, क्योंकि अगर वो घर वापसी कर भी लेते हैं, वो उद्धव ठाकरे से मिल जाते हैं, शरद पवार से मिल जाते हैं, तो उधर सरकार नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों एक साथ जा रहे होते, तो एकनाथ शिंदे उसके लिए तैयार बैठे हैं, और शायद उन्होंने ये सोचा भी हो कि अगर मैं 6 महीने यहाँ मुख्यमंत्री रह लूं, उसके बाद में मैं अजीत पवार के नेताओं से या बीजेपी के कुछ नेताओं से अपनी जो है ऑफर उनको दूं, और उसके बाद में जाकर मैं महाविकास अघाड़ी में जाके फिर वहां मुख्यमंत्री बन जाऊं। ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है। बस भाई मैं गलत नहीं हूं, तो मैं अगर ये कहूं तो कहीं वो 2.5 साल वाली बात तो नहीं है कि 2.5 साल जैसे उद्धव रहे फिर 2.5 साल शिंदे, और उसी के तर्ज पर आप कह रहे हैं कि चलिए अभी 6 महीने बन जाता हूं, उसके बाद अजीत पवार के जो विधायक है अजीत पवार है उनके साथ मिलकर कुछ खेल किया जाए, कुछ इस तरीके का इशारा आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार का भी ऐसा ही था। 2.5 साल उद्धव जो थे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में जो है शिंदे ने तोड़ करके इधर आ गए और इधर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा ही प्लान इस बार भी हो सकता है कि 6 महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर उसके बाद में जब बारी हटने की आएगी
तो मैं इधर से कुछ विधायक बीजेपी की तोड़ के कुछ अजीत पवार के साथ में महाविकास आघाड़ी में चला जाऊंगा, तो वहां पर मुझे मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। तो फिर मैं पूरे ही 6 महीने नहीं बल्कि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं अगले 5 साल तक जो है मुख्यमंत्री रह सकता हूँ, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उनके पास इतनी सीटें नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करें। अगर ये अजीत पवार या शिंदे जो हैं महाविकास आघाड़ी में जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, छोटा सा सवाल है कि कितनी संभावनाओं को आभास भाई आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ शिंदे जो है वो अजीत पवार को लेकर जा सकते हैं? जैसे कि आपने यहाँ पर 6 महीने वाला जिक्र किया, जो खबर हम पढ़ रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है इसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि इससे एक छवि खराब होती पार्टी की पूरी तरीके से, और बनना था तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला होता, या तो 6 महीने वाली कोई बात नहीं होती है। तो कितनी बड़ी संभावनाओं को फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ जो है रास्ता अजीत पवार के साथ वो आगे तय कर सकते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी डर भी रही है कि जो सीएम तो हमने बना दिया देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मन में भी कहीं ना कहीं एक संशय जरूर है कि शायद मैं 5 साल ये पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी मजबूत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 288 में से अकेले 132 सीटें हासिल की हैं और इसके बाद में 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उन्हें मिल गया है, जिसके बाद में अब बीजेपी के पास 134 सीटें हैं। बहुमत से वो मात्र 11 सीटें दूर हैं। 134 के बाद में उनको सिर्फ 11 सीटें चाहिए हैं। तो ऐसे में ये सभी जो दल हैं, चाहे शिंदे गुट के हों चाहे अजीत पवार हो, सभी दलों में ये अपना ऐसा मानना है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी उनके विधायक को ही तोड़ के ले जाए और सब हाथ मलते रह जाएं। आज तो डिप्टी सीएम भी है, कल ऐसा भी हो सकता है कल को डिप्टी सीएम भी ना हो। यही वजह है कि ये दोनों जो शिंदे और अजीत पवार जो है बीजेपी के साथ में सरकार बनाने को लेकर तैयार है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े खेल की बात आती है लोकसभा में लेकर, क्योंकि लोकसभा में जो है इस बार बीजेपी के पास 292 जो है सांसद हैं, जबकि 272 में बहुमत होती है। इसमें से 7 सांसद जो शिंदे गुट के हैं और 1 सांसद जो है अजीत पवार का है। 8 सांसद यहाँ पर भी हैं। अब ऐसे में देखना यह है, अगर शिंदे कोई भी खेला महाराष्ट्र में करते हैं तो खाली वो महाराष्ट्र में खेला नहीं होगा बल्कि संपूर्ण भारत की राजनीति में लोकसभा की सीटों में भी वो खेला होगा। इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि शिंदे को बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देती, जाने देना चाह रही है। 7 सांसद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर बीजेपी के पास बहुमत होता तो शायद वो शिंदे को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति छोड़ के अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो इधर लोकसभा के जो सांसद हैं ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार किसी वजह से गिर जाती है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में तो गिरना तय है। महाराष्ट्र में फिर बीजेपी की सरकार नहीं चल पाएगी। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा अगर ये मान के चलिए आप शिंदे के साथ में इनकी सरकार अगर संपूर्ण तरीके से चल भी रही है, सही तरीके से चल रही है, लेकिन जैसे कि हमारे देखा चंद्रबाबू नायडू हैं, इधर नीतीश कुमार हैं, अगर ये दोनों भी लोकसभा में कुछ खेला करते हैं तो वहां पर शिंदे जो एकनाथ शिंदे भी उनके साथ में मिलकर खेला कर सकते हैं और लोकसभा से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और लोकसभा से ही नहीं बल्कि विधानसभा से भी समर्थन वापस ले लेंगे और फिर महाविकास आघाड़ी में अपनी जगह बना लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आभास भाई आपका। और ये महाराष्ट्र की राजनीति की आज हमने विस्तार से चर्चा की। और कल जैसा कि अपने दर्शकों को बता दें 5 तारीख जो कि शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज होंगे। विपक्ष के होंगे कि नहीं ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी